Hello दोस्तों, welcome back to our channel. I am Prachi. In our last lecture, we were studying about section 8 of Indian Evidence Act. बट आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। इनके बारे में ये देखा था कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ये कैसे रिलेवेंट हो रहे हैं किसी भी क्राइम में, कैसे इन्हें एडमिसिबल किया जा रहा है कोर्ट में। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोगों को अभी देखना बाकी है। बाकी इलस्ट्रेशंस हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मोटिव क्या होता है। मोटिव, कोई व्यक्ति किसी कार्य को क्यों कर रहा है, व्हाई डिड ही डू इट, इज अ मोटिव। वो किसी मोटिव को लेकर के किसी कार्य को करता है। बट इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन। अब ये मोटिव और इंटेंशन के बीच में डिफरेंस क्या है भाई, देखिएगा। आपको जनरल वे में अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बोथ आर द सेम थिंग। मोटिव मतलब वही, किसी को हमसे बदला लेना है, इंटेंशन मतलब वही, लगभग लगभग तो दोनों सेम ही हैं। लेकिन नहीं भाई, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मोटिव और इंटेंशन में। दे आर नॉट सिमिलर थिंग्स, बहुत अलग है। मोटिव जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा है, एक बड़ा गोल क्रिएट करता है। मोटिव किसी एक्ट को करने का एक बहुत बड़ा गोल क्रिएट करता है, स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा है। इंटेंशन इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड बट पर्टिकुलर एक्ट, किसी एक पर्टिकुलर एक्ट की बात कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। मतलब ये कि ये है मोटिव भाई, यह मोटिव को बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर आ रहा है इंटेंशन, ये एक पर्टिकुलर गोल सेट कर रहा है। कैसे? जैसे कि अब उसने मुझे पब्लिकली थप्पड़ मारा, बी ने मुझे पब्लिकली थप्पड़ मारा, सो दैट आई वॉन्ट टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम बी। तो दैट इज वॉट, दैट इज मोटिव। बट इंटेंशन मीन्स कि मैं उससे बदला लूंगा, मेरे मन में ये मेंसरिया आया, मैं ये एक्ट करूंगा, अब मैं उससे इस तरीके से बदला लूंगा कि मैं उसकी हत्या करूंगा, मैं उसकी अब हत्या करूंगा, मैं इस तरीके से बदला लूंगा। तो पहले मोटिव आया रिवेंज लेने का कि अब और हत्या करना इंटेंशन है हमारा, उसका हत्या करना है, ये हमारे अंदर मेंसरी आया। तो देख रहे कैसे डिफरेंस हो रहा है दोनों के बीच में। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन में। इंटेंट मीन a conscious objective or purpose to engage in the act which the law forbids। मतलब कि आप सोच समझ करके, जानबूझ करके कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसको लॉ करने से रोकता है, जैसे कि मर्डर, जैसे कि थेफ्ट, जैसे कि फ्रॉड, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम कोई जानबूझ के कॉन्शियस वे में कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसे लॉ फॉरबिड करता है करने से, कहता है करने से नहीं करना है आपको, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के ऐसा एक्ट करते हैं। Intention refers to the immediate purpose with which the act is done। तुरंत इमीडिएट पर्पस की बात कर रहा है। मोटिव, ये देखिए लार्जर पर्पस है मोटिव, बट जो इंटेंशन होता है वो इमीडिएट पर्पस होता है, तुरंत का पर्पस किसी भी कार्य को करने का। और मोटिव अल्टीरियर पर्पस होता है। इंटेंशन इमीडिएट पर्पस होता है, मोटिव अल्टीरियर पर्पस होता है। इंटेंट रेफर टू द पर्पस फॉर विच द एक्ट इज कमिटेड। इंटेंशन वो होता है, रेफर किया जाता है उस पर्पस के लिए जिस वजह से जो एक्ट है वो कमिट किया जा रहा है। और मोटिव वो रीजन होता है जिस वजह से उसके मन में ये इंटेंशन आया, जिस वजह से उसके मन में ये पेनिट्रेट किया, मुझे रिवेंज लेना है। अब कैसे रिवेंज लेना है, दैट इज इंटेंशन, कि मैं उसका हत्या करूंगा। बस ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मोटिव, मुझे रिवेंज लेना है। इंटेंशन, कि मैं उसका हत्या करके रिवेंज लूंगा। Intention refers to the goal or objective behind the act, representing a person's deliberate wish। इंटेंशन एक गोल सेट कर रहा है, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है कि वो जो करना चाहता है उसको पाने के लिए। जैसे कि आपको भाई पीसीएसजे क्लियर करना है, मान लेते हैं, या आपको एलएलबी में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अब आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये आपका क्या है, मोटिव है।
अब इंटेंशन क्या है, भाई हम तो अच्छे अच्छे मार्क्स तो लाने हैं, अब हम चीटिंग करेंगे, अच्छे मार्क्स तो हमको लाने ही है। कुछ तो ऐसे सोचेंगे नहीं हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे सोचेंगे नहीं हम चीटिंग करेंगे। तो चीटिंग इज व्हाट, दैट इज इंटेंशन। अच्छे मार्क्स लाना इज व्हाट, इज मोटिव। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ नाइफ कैन बाय इट फॉर एनी पर्पजेस। हम चाकू खरीदने जाते हैं तो हम भाई नॉर्मल केसेस में भी तो लोग चाकू खरीदने जाते हैं कुकिंग पर्पस के लिए। हो सकता है वो किलिंग के लिए भी लेके जा रहा हो चाकू खरीदने, हो सकता है वो कुकिंग के लिए भी जा रहा हो चाकू खरीदने। तो देयर आर एनी पर्पस, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी निगेटिव। इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इंटेंशन दो तरह के होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। एंड निगेटिव इंटेंशन इज नोन एज मेंस रिया, wrongful intention. Motive, on the other hand, refers to the underlying cause or impetus behind an act. मोटिव क्या है, एक कारण है किस वजह से कोई इंटेंशन आया उसके मन में। तो मोटिव कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पर्सन मोटिवेशंस और इंटरेस्ट और वरीज। मोटिव कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में कमिट थेफ्ट ड्यू टू फाइनेंशियल डेस्पिरेशन और ग्रीड। मोटिव ये है कि भाई उसको पैसों की जरूरत थी या उसको अंदर लालच आ गया था। अब लालच आ गया था तो उसे पैसे चाहिए, किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इंटेंशन क्या कहता है कि इंटेंशन से वो कोई भी कार्य करेगा, चाहे वो थेफ्ट करेगा पैसों के लिए या किसी का मर्डर करेगा, डकैती करेगा, तो कुछ भी हो सकता है इंटेंशन के अंदर आएगा। लेकिन मोटिव क्या है उसका, उसको फाइनेंशियल डेस्पिरेशन है, उसके अंदर ग्रीड है, उसे पैसे चाहिए, इस वजह से कोई कार्य कर रहा है। यहां तक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा मोटिव और इंटेंशन में। सबसे बड़ा डिफरेंस मोटिव और इंटेंशन में ये है कि मोटिव जो है वो ब्रॉडर एरिया है एंड इंटेंशन इज द नैरोअर एरिया, छोटे में कवर हो रहा है। मोटिव को फुलफिल करने के लिए किसी के मन में कोई भी इंटेंशन आता है। अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस बिटवीन मोटिव और इंटेंशन। यहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क मी। रेलेवेंसी ऑफ मोटिव। अब मोटिव रिलेटेड कैसे है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ये सारी चीजें रिलेटेड होती है। अब ये रिलेटेड कैसे है, तो सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इसे रिलेवेंसी बनाता है मोटिव का। सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड दैट एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विच शोज और कंस्टिट्यूट। ऐसा कोई भी फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा जो कि दिखा रहा हो या कंस्टिट्यूट कर रहा हो क्या, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक बात और कह रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, हमें तो ये पता है कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है वो, लेकिन मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट रिलेटेड माना जाएगा रिलेवेंट फैक्ट से भी। ये रिलेवेंट फैक्ट से भी रिलेटेड होगा, मींस वो फैक्ट जो कि रिलेटेड है फैक्ट इन इशू से, मींस ये है भाई फैक्ट इन इशू। कुछ फैक्ट जो है इससे रिलेटेड है फैक्ट इन इशू से, ये बन गए रिलेवेंट फैक्ट। अब मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, ये तीनों इससे भी अगर रिलेटेड है, अगर रिलेवेंट फैक्ट से भी रिलेटेड है या फिर फैक्ट इन इशू से भी रिलेटेड है, तो भी वो रिलेवेंट माना जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया। मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट रिलेटेड होता है फैक्ट इन इशू से और रिलेवेंट फैक्ट से भी, दोनों से ही रिलेट हो सकता है, ये रिलेवेंट हो सकता है ये। अब हम जानेंगे प्रिपरेशन क्या होता है। प्रिपरेशन के बारे में अच्छी तरह से आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। प्रिपरेशन से आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि वो नेसेसरी स्टेप लेना किसी भी रॉन्ग को कमिट करने के लिए, कोई भी रॉन्ग को कमिट करने के लिए किसी भी तरह का एक नेसेसरी स्टेप लेना। जैसे कि मेरे दोस्त को किसी से रिवेंज लेना है तो मैंने उसे गन परचेज करके दिया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रिपरेशन। गन देना या लेना, दोस्त से गन लेना भी प्रिपरेशन है। प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस व्यक्ति को किसके साथ रॉबरी किया जाए,
इतने सारे लोग हैं, हम किसके साथ रॉबरी करें, किसके साथ, किसके पास ज्यादा पैसा है, पहले ये पता करना। तो ये क्या है, प्रिपरेशन है। लाठी खरीदना, पॉइजन खरीदना किसी को मारने के लिए, दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो एन प्रिपरेशन, आल्सो प्रिपरेशन। पढ़ते हैं और उसे और क्लियर करते हैं। refers to the steps or action taken by an individual before committing a crime। कोई भी स्टेप या एक्शन लेना किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट और प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड मीन्स नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जैसे रिसोर्सेज का इकट्ठा करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन। अरेंजमेंट करना, प्लानिंग करना कि भाई तुम इधर, ये घर है, यहाँ पे आज चोरी करना है, तो तुम, एक व्यक्ति जो है ये यहाँ खड़ा रहेगा, घर के पीछे खड़ा रहेगा, हेल्प करेगा, एक जो है वो घर के गेट पे खड़ा रहेगा, वो हेल्प करेगा, और एक चोरी करने के लिए अंदर घुसेगा। तो ये क्या है, प्रिपेयर कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। भाई तुम्हारे पास गन रहेगा क्योंकि तुम दूर खड़े हो, इनके पास चाकू रहेगा, इनके पास भी चाकू रहेगा और गन रहेगा, दोनों रहेगा। तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज का इकट्ठा करना, अरेंजमेंट करना। In essence, preparation is the groundwork laid by the accused to achieve their criminal objective। देखिए, अब आपको धीरे धीरे यहां से समझ में आ रहा होगा बातें, कि पहले आया मोटिव कि रिवेंज लेना, उसके बाद हमारे आया मन में इंटेंशन कि कैसे रिवेंज लिया जाएगा, रिवेंज लिया जाएगा उसकी हत्या करके, ये हो गया इंटेंशन। उसके बाद जब हमें हत्या करना है, ये इंटेंशन हमारे मन में आ चुका है, तो अब हम करेंगे इसका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से अब उसकी हत्या करेंगे, मर्डर होगा उसका। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ क्राइम, मोटिव, इंटेंशन एंड प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ पॉइजन बिफोर administering it to the victim or possessing a weapons to carry out an assault would be considered as preparation। किसी वेपन का खरीदना, पॉइजन का खरीदना प्रिपरेशन है। While preparation alone doesn't constitute a punishable offense in most cases। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात यहाँ पे जो कह रहा है, प्रिपरेशन खुद में कोई ऑफेंस नहीं होता है, खुद में कोई ऑफेंस नहीं होता है। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन भी है, प्रिपरेशन खुद में कोई ऑफेंस नहीं होता है, बट हाँ इसका एक एक्सेप्शन है, इट बिकम्स रेलेवेंट एविडेंस इन एस्टेब्लिशिंग अ इंटेंट और मोटिव। ये एक रिलेवेंसी हो जाती है प्रिपरेशन की, ये रिलेवेंट तब हो जाता है एविडेंस प्रिपरेशन का जब इसे कोरोबोरेट किया जाता है इंटेंट और मोटिव के साथ। अब किसी का इंटेंशन जो है वो प्रूफ करना है, तो इंटेंशन प्रूफ करने के लिए हम ये दिखाएंगे कि ये हमें मारना चाहता था, तो इसके पास पॉइजन मिला, इसने खाने में पॉइजन मिलाया था। तो इसका प्रिपरेशन जो है वो अकेले कोरोबोरेट किया जाता है, अकेले खुद में कोई क्राइम नहीं होता है, पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। Preparation is an essential part of establishing a criminal intent of the accused। Intention को प्रूफ करने के लिए preparation का हेल्प लिया जाता है। दो preparation is not punishable by itself, खुद में नहीं पनिशेबल है, लेकिन हाँ एक्सेप्शन क्या है इसका, डकैती, अगर कोई डकैती करने वाला है और उसका प्रिपरेशन भी किया है तो दैट इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति वेजिंग वॉर मतलब देशद्रोह के खिलाफ, अगर कोई देशद्रोह में कोई काम कर रहा है या फिर किसी भी तरह का ऑफेंस करने वाला है, तो उसका प्रिपरेशन मात्र ही पनिशेबल हो जाएगा। It is often used as circumstantial evidence to show that the accused was gearing up to commit the crime। ये एक तरह से प्रिपरेशन को सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो अक्यूज्ड है वो अपने क्राइम को कमिट करने वाला था, अपने क्राइम को करने के लिए ये सारी प्रिपरेशन कर रहा था, उसको गियर अप करना चाहता था। आईपीसी डजंट जनरली पनिश प्रिपरेशन अनलेस इट क्रॉसेस इनटू द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। आईपीसी अगर हम पढ़ेंगे तो आपको अभी बता देते हैं, थोड़ा सा क्राइटेरिया उसका दे देते हैं ओवरलुक, कि प्रिपरेशन के बाद होता है अटेम्प्ट। पहले कोई व्यक्ति प्रिपेयर करता है, उसके बाद अटेम्प्ट करता है किसी क्राइम का,
तो प्रिपरेशन तब तक पनिशेबल नहीं होगा जब तक अटेम्प्ट नहीं हो जाता। However, under certain circumstances, mere preparation can be an offense. कुछ circumstances में केवल प्रिपरेशन ही ऑफेंस हो सकता है, कुछ circumstances में, जैसे कि हमने आपको बताया डकैती और waging war against government. Section 8 makes it clear that preparation is a relevant fact if it is connected to the offense in question. Preparation क्या है? एक relevant fact होता है तब तक जब तक इसे कनेक्ट ना कर दिया जाए जो ऑफेंस इन क्वेश्चन है उसके साथ. By proving that the accused made certain preparation, the prosecution can help stabilize the accused intention to commit the crime. अब हमें ये प्रूव करना है कि इस व्यक्ति ने हमें मारने की कोशिश की, ये हमें मारना चाहता है, इसका इंटेंशन है हमें मारने का. तो भाई इंटेंशन को प्रूफ अगर किसी के करना है तो आप किसी के दिमाग में घुस करके तो प्रूफ कर नहीं सकते, या जजेस जो है, कोर्ट है, वो किसी के दिमाग में घुस करके ये तो प्रूफ नहीं कर सकती कि उसका इंटेंशन था या नहीं था. तो इंटेंशन प्रूफ कैसे होगा? इंटेंशन प्रूफ होता है बाय प्रिपरेशन. प्रिपरेशन उसका था या नहीं था, उसके पास पॉइजन मिला या नहीं मिला, उसके पास गन मिला या नहीं मिला, चाकू मिले या नहीं मिले, रस्सी मिला या नहीं मिला, वो क्या क्या प्रिपेयर कर रहा था, वो किससे लोगों से बात करता था, उसके फोन कॉल्स, ये सब क्या है? दिस आर इंक्लूड्स इन प्रिपरेशन. इसके थ्रू पता चलेगा कि उसका ऐसा इंटेंशन था या नहीं था, क्योंकि कोर्ट या कोई भी व्यक्ति किसी के दिमाग में घुस करके कुछ पता नहीं कर सकता. अब इसका केस लॉज देखते हैं. मोहन लाल वर्सेस एम्परर का 1937 का ये केस है. इसमें हुआ ये था भाई कि जो एक्यूज था उसे चार्ज किया गया चीटिंग एंड मेकिंग प्रायर अरेंजमेंट टू इवेड कस्टम ड्यूटीज. उसे चीटिंग के मामले में और कस्टम ड्यूटीज को इवेड करने के मामले में उसे अक्यूज माना किया, चार्ज किया गया. हिज अर्लियर विजिट टू द पोर्ट. अब देखिए ये प्रूफ कैसे होगा. वो बार बार पोर्ट पर जाता था, वहां पे जा करके प्रिपरेशन करता था, अटेम्प्ट करता था टू स्ट्राइक द डील विद कस्टम ऑफिशियल्स. ये सब माना जाएगा प्रिपरेशन फॉर रॉन्गफुल एक्ट. ये रॉन्गफुल एक्ट के लिए प्रिपरेशन माना जाएगा, मेकिंग दिस एविडेंस एडमिसिबल. और जब वो प्रिपरेशन के अंदर फॉल कर जाएगा तो ये एडमिसिबल एविडेंस हो जाएगा. आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रिपरेशन, इंटेंशन और मोटिव तीनों के बीच में डिफरेंस, तीनों कैसे आपस में को रिलेटेड है, किसके बाद कौन सा स्टेप आ रहा है. पहले हम लोगों ने देखा कि पहले मोटिव आएगा, फिर इंटेंशन आएगा, और फिर उस इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, गियर अप करने के लिए प्रिपरेशन किया जाता है. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, यहां तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. और दोस्तों जब हम आपको ये पढ़ा रहे हैं तो हम ये आपसे ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपके सामने अभी बेयर एक्ट ओपन होगा, आप बेयर एक्ट से रिलेट करके ये सारे सेक्शंस को, सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे. तो अगर आप बेयर एक्ट अभी खोलेंगे और सेक्शन 8 देख रहे होंगे उसमें, तो देखिए विथ रेस्पेक्ट टू कंडक्ट सेक्शन 8 प्रोवाइड्स फॉलोइंग. अब भाई कंडक्ट पे हम आते हैं. कंडक्ट के लिए ये सारी चीजें होनी जरूरी हैं. क्या? हुज कंडक्ट रिलेवेंट. अब भाई काम तो कंडक्ट तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसका कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा? पार्टी का, एजेंट ऑफ पार्टी का और विक्टिम का. ये तीन लोगों का कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा. किन किन का? जो पार्टीज है, कोई एजेंट है और उसका विक्टिम का कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा. मतलब ये कि ए ने बी को थप्पड़ मारा, अब बी के मन में आया रिवेंज लेना है उससे, तो जब रिवेंज लेना है उससे तो ये कुछ ऐसा कंडक्ट करेगा, उसे अकेले में लेके जाएगा कि चलो भाई आज आ जाओ मेरे घर पे, खाने पे आ जाना तुम, या चलो हम लोग कहीं चलते हैं बाहर घूमने. तो इस पार्टी का, इन दोनों पार्टीज का कंडक्ट, मतलब ये पार्टी हो गया और ये विक्टिम हो गया, इन दोनों का कंडक्ट हो गया. अच्छा ये भी हो सकता है कि ये बहुत चालाक व्यक्ति है ए, तो ए सोचे कि हम फंस जाएंगे तो हम एक अपना एजेंट लेके आते हैं. अब फंसेगा भी तो वही फंसेगा, तो भाई वो अगर फंसेगा तो वो उसी तरीके से फंसेगा जैसे कि आपने वो कोई काम किया हो.
जैसे कि आपका वो कंडक्ट हो, उसके एजेंट के द्वारा किया गया कार्य ऐसा माना जाएगा जैसा कि उसके प्रिंसिपल ने ही किया है, और सेम प्रिंसिपल भी उसी तरह से पनिशेबल होगा जैसे कि एजेंट होगा। यहाँ पे बात समझ में आई? तो 3 लोगों का नाम लिखा है, याद रखिएगा। कंडक्ट में कौन कौन रिलेवेंट माने जाएंगे? कंडक्ट में पार्टी रिलेवेंट होगी, उसके एजेंट रिलेवेंट होंगे और विक्टिम भी रिलेवेंट होगा। व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट रिलेवेंट? किस तरह के कंडक्ट जो होते हैं वो रिलेवेंट माने जाते हैं? कंडक्ट इन रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग। कंडक्ट सूट से अगर रिलेटेड है, प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। कंडक्ट इन्फ्लुएंसिंग और इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। वो कंडक्ट जो कि इन्फ्लुएंस हो रहा है फैक्ट से, फैक्ट इन इशू से, या फिर रिलेवेंट फैक्ट से। कुछ भी जैसे कि यहाँ पे पुलिस आई, लोगों ने चिल्लाया अरे पुलिस पुलिस, ये सुनते ही वहां से चोर भागा, तो ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये कंडक्ट भी रिलेवेंट होगा। कंडक्ट हो सकता है उसका प्रीवियस कंडक्ट हो और हो सकता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हो। ये कंडक्ट 2 तरह के होते हैं, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट। पहले उसके द्वारा किया गया कार्य या मेन फैक्ट इन इशू होने के बाद किया गया कार्य, ये दोनों ही रिलेवेंट हो जाएगा। The term conduct in section 8 refers to the behavior or actions of a party or individual involved in a case. ये behavior और action किसका? पार्टी का, जो भी उस केस से इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करेगा कंडक्ट। कंडक्ट कैन बी प्रीवियस मीनिंग एक्शन टेकन बिफोर द क्राइम, मतलब ये क्राइम हुआ, यहाँ पे इस स्टेज पे क्राइम हुआ है, तो इसके पहले किया गया कंडक्ट, कोई काम यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, उसके बाद इसके बाद में किया गया कंडक्ट, भागना, छुपना, कंसीलमेंट, ये दोनों ही तरह के जो पहले किया गया होगा दैट विल बी नोन एज अ प्रीवियस कंडक्ट, एंड जो बाद में किया होगा दैट इज नोन एज सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो दोनों ही कंडक्ट, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट, बोथ आर रेलेवेंट। Conduct is a broad term that encompasses the actions, behavior, and demeanor of individual involved in a legal case. The conduct of the accused, witnesses, or any other party can be used as relevant evidence. Conduct accused के द्वारा किया गया, विटनेस के द्वारा किया गया, या किसी भी पार्टी के द्वारा किया गया, सारे ही कंडक्ट रिलेवेंट एविडेंस होते हैं, प्रोवाइडेड इट हैज अ क्लोज कनेक्शन टू द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट ऑफ द केस। अब बात बस खाली ये है कि अक्यूज्ड है या कोई पार्टी है या फिर उसके विटनेस है, इनका कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा, इनका कंडक्ट एज अ एविडेंस माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल वो बहुत क्लोज कनेक्शन में हो। अगर क्लोज कनेक्शन में नहीं है तो फिर रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, वो सर्कमस्टांसेस इसके ऊपर डिपेंड करता है। बोथ प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट कैन बी रेलेवेंट, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट दोनों ही रेलेवेंट होता है, बट द क्लोजर द कंडक्ट इज टू द कमीशन ऑफ द क्राइम द मोर वेट इट कैरीज। जितना भी करीब होगा कंडक्ट क्राइम से जितना भी कंडक्ट करीब होता जाएगा उतना ही उसका एविडेंशियल वैल्यू बढ़ती जाएगी उस कंडक्ट की। कोर्ट ऑल्सो कंसीडर वेदर द कंडक्ट इज नेचुरल और फोर्स्ड, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने ये कार्य किया तो वो नेचुरली किया या फोर्सली किया, कोई से करवाया गया, एज अननेचुरल कंडक्ट ऑफन रेजेस सस्पिशन। अगर कोई भी व्यक्ति जो है अननेचुरल किसी भी तरह का कंडक्ट करता है तो वो सस्पिशियस क्रिएट करता है। भाई ये तो ऑब्वियस रीजन है, जो व्यक्ति सुबह के 10 बजे तक नहीं उठता है, वो सोया रहता है, वो एक दिन सुबह 4 बजे उठ जाए, सुबह 4 बजे उठ जाए और सारी एक्टिविटीज करने लगे, काफी अवेयर रहे, बाहर घूमे, ये करे वो करे, तो भाई अगल बगल क्या घर वाले सब कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई इससे क्या हो गया, क्योंकि इसका भाई अननेचुरल कंडक्ट है, जनरली वो ऐसा नहीं करता है।
ये एक अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को समझने का, कि कोई भी व्यक्ति जो कि 10 बजे सो के उठता है वो 4 बजे उठ जाए और सुबह सुबह अच्छे से अपनी एक्टिविटीज करने लगे, योगा करने लगे, एक्सरसाइजेस करने लगे, भाई पूजा भक्ति सब करने लगे सुबह 4 बजे उठ करके, तो ये भाई एक अननेचुरल सा लगेगा कि इसे क्या हो गया, ये जनरली तो ऐसा होता नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगेगा, हो सकता है इसे कोई प्रेरित कर रहा हो, फोर्स्ड हो, या जरूर कोई इसका कारण है ये करने का, तो सस्पिशन तो क्रिएट होगा ही। तो उसी तरीके से सस्पिशन कोर्ट को भी क्रिएट होता है अगर कोई व्यक्ति अननेचुरली कोई कंडक्ट करता है। आई बात समझ में? तो कंडक्ट, यहाँ पे आपको टॉपिक क्लियर हो गया कि पहले हम लोगों ने देखा ये भाई आ गया आपका मोटिव, फिर आए इंटेंशन किसी भी कार्य को करने का, मोटिव, इंटेंशन, फिर इंटेंशन जब आ गया तो भाई करेगा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद वो करेगा कंडक्ट। अब ये जो कंडक्ट होगा वो यहाँ पे हो सकता है क्राइम कमिट हो जाए, कंडक्ट क्राइम से पहले भी होगा, और फैक्ट इन इशू ये हो गया, इसके बाद भी यहाँ पे भी कंडक्ट हो सकता है, कंडक्ट दोनों जगह प्रेजेंट हो सकता है। ये चार्ट आपके मन में चलते रहना चाहिए, दिमाग में चलते रहना चाहिए। ये चलेगा तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा कि मोटिव पहले था या इंटेंशन पहले था या प्रिपरेशन पहले था, ये चलेगा। चार्ट याद रख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने आपको दिए उसे याद रखिए, कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होने वाला इस टॉपिक में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा अभी तक, इसमें कोई भी एज सच कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। जो आपको समझ में ना आ रहा हो आप हमसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पर्सनली मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं बेझिझक। एक बात और जो इस कंडक्ट में याद रखने वाली है, जो हमने आपको बताया कि कंडक्ट किसके द्वारा किया जाएगा तो वो माना जाएगा एडमिसिबल। तो कंडक्ट जो है वो पार्टीज या उसका कोई एजेंट या विक्टिम के द्वारा किया गया कंडक्ट इसमें एडमिसिबल हो जाएगा। किस लिए किया जाएगा कंडक्ट, तो फैक्ट इन इशू या उसके रिलेटेड फैक्ट के द्वारा के लिए किया गया, किसी भी सूट या प्रोसीडिंग के लिए किया गया, ये कंडक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। व्हेन इट इज रेलेवेंट, कब रेलेवेंट होगा, जब फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होगा, बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होगा, इन्फ्लुएंस होगा फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से। कितने तरह के कंडक्ट होते हैं, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट। तो कंडक्ट से रिलेटेड हमें कितने क्वेश्चंस याद रखने हैं कि पहले तो किसके द्वारा किया गया कंडक्ट है, हुज किसने किया उस कंडक्ट को, फिर किस रेफरेंस में किया गया है, विथ रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में किया गया कंडक्ट है वो, मीन्स कि फैक्ट इन इशू से है, रिलेवेंट फैक्ट से है, सूट में है या प्रोसीडिंग में है। जैसे अपने आप को बचाने के लिए, अपने पार्टी को बचाने के लिए जो एजेंट है वो पुलिस को ब्राइब करने लगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, विथ रेफरेंस टू है, किसमें, सूट में, सूट के दौरान वो ब्राइब कर रहा था या फैक्ट इन इशू के लिए वो ब्राइब कर रहा था, रिलेवेंट फैक्ट के लिए वो ब्राइब कर रहा था, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। व्हेन इट इज रिलेवेंट, अब कौन रिलेवेंट है, किस लिए रिलेवेंट है, कब रिलेवेंट है, व्हेन इट इज रिलेवेंट, कब वो रिलेवेंट है, मतलब काफी क्लोजली है या बाद में है, किससे इन्फ्लुएंस है, फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस होकर कोई कार्य कर रहा है या रिलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस होकर कोई कार्य कर रहा है, और कितने टाइप के हैं कंडक्ट। तो कितने क्वेश्चंस हुए, 1, 2, 3 और 4। कंडक्ट से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चंस हमें याद रखने हैं। कंडक्ट अगर कहीं पूछ लिया जाता है कंडक्ट कैसे रिलेटेड होता है, तो भाई ये 4 अगर टॉपिक आपने लिख दिया, 4 हेडिंग्स अगर डाल दिए और इसके अंदर जैसे हमने आपको बताया है वैसा आपने लिख दिया, तो फिर भी भाई इसमें मार्क्स नहीं कर सकता, इसमें मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको बात क्लियर है कि कंडक्ट कैसे कैसे रिलेटेड हो रहा है। तो दोस्तों अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे। इसके 2 एक्सप्लेनेशन है जो कि अभी हमने नहीं पढ़ाया है आपको, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, इस नोट्स के पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं केवल 21 रुपीज में।
कोई भी कॉल या मैसेज करना है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, फॉर एनी टाइप ऑफ नोटिफिकेशन।